हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी मुलाकात जोशी नर्सिंग होम में हुई थी। साथ में कोई नहीं था। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद मैंने पूछा, कैसे आना हुआ? किसी से मिलना था या डॉक्टर से परामर्श लेने आई हैं? हाँ, परामर्श लेने आई थी, या समझो बीमारी से निपट कर ही जा रही हूँ। क्या बात है? मैंने पूछा। वो बड़ी मायूसी से बोली, अब आशा करना व्यर्थ है। शायद मेरे नसीब में ही मोक्ष नहीं है। निराशा झलक रही थी उसके शब्दों में। साहसी, वाक्पटु और सुंदर चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो किसी ने दुखती रग पर उंगली रख दी हो। आशा ने आंतरिक कुंठा है और ने तो रूपों में जीते हैं, हाथी के दांतों की तरह जो दिखने के ओर और खाने के ओर होते हैं। कभी होने वाले तनाव का राज आज मेरे सम्मुख पाश हुआ था। मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी कि इनकी भी आंतरिक कुंठा है और ये दो रूपों में जीते हैं, हाथी के दांतों की तरह जो दिखने और खाने के ओर होते हैं। ये दोहरा चरित्र था। ये विस्मय कर देने वाला रूप था उस शख्सियत का जो नारी थी, सम्मानित अध्यापिका थी और जिन्होंने न जाने कितने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम रहने का गौरव हासिल किया, जो नारी मुक्ति के संबंध में लंबा चौड़ा भाषण दे सकती थी, कई सेमिनारों में, सम्मेलनों में बहस कर सकती थी, करती भी थी, और कई अलंकारों में सम्मानित होती रहती थी। दलित शोषित महिलाओं की संस्थाओं में अग्रणी रहती है। सारा शहर उनके नारी मुक्ति के विचारों से प्रभावित था और उनके इस रूप की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। मिसिज मेहता की हर बात में एक खास अंदाज था। वो बोलने का हो, समझने का हो, चलने का हो या नाक के ऊपर ऐना खिसकाने का हो, वाक्पटु थी, इसलिए आदमी प्रभावित हो जाता। और मैं भी शायद उनसे प्रभावित था, क्योंकि मैंने इनका यह रूप नहीं देखा था जब मैं उनका शिष्य रहते हुए उनका आज सहायक हूँ। डॉक्टर मिसिज मेहता राजनीति विभाग में रीडर है और मैं अभी प्रवक्ता ही हूँ, जिसे 2-3 वर्ष ही हुए हैं पढ़ाते हुए। एक ही विभाग में होने के कारण और उनका शिष्य होने के कारण मेहता मैडम और मैं आपस में चर्चा करते रहते थे, सामाजिक समस्याओं पर, राजनीतिक समस्याओं पर या शिक्षा से संबंधित। खास बात यह थी कि मैडम ने आज से पहले जाहिर नहीं होने दिया था, उनके अंदर भी एक मोक्ष का नाग फन बाएं बैठा है और वास्तव में वह दोहरा चरित्र जीती है जीवन रूपी रंगमंच में। वैसे तो नारी मुक्ति के जोश में मैडम ने प्रेम विवाह भी किया था। मैडम स्वयं सिख थी और उनके पति हिंदू, जो सेना में कार्यरत है, अतः परिवार की जिम्मेदारियां मैडम पर ही थी। मेरी पुत्री सिप्रा का आज जन्मदिन था। घर पर मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, जिसमें सिप्रा के दोस्त, अध्यापक वर्ग और मेरे कुछ खास परिचित थे। उनमें मिसिज मेहता भी थी। मैडम अपनी तीनों पुत्रियों के साथ आई थी। मैंने उन्हें अपने जानने वालों से मिलवाया। धीरे धीरे सभी रस्में निमटने लगी और मेहमान वर्ग जलपान करने लगा। इसी जलपान के मध्य मैडम के दिमाग में कोई प्रश्न उमड़ पड़ा। मेरी पत्नी और बच्चों को देखकर मैडम पूछ बैठी मुझसे, शशांक तुम्हारी उम्र क्या है? 33 वर्ष का पूरा हो जाऊंगा मैडम जुलाई में। और तुम्हारी पत्नी की? रजनी को सितंबर में 33 वर्ष पूरा होगा। तुम दोनों बराबर उम्र के हो। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं होता। तुम्हारी रजनी तो अभी 25-26 से ज़्यादा नहीं लगती। दरअसल बात यह है मैडम कि वो सदा खुश रहती है, शुरू से ही। उसने मुझसे विवाह तब कर लिया था जब मैंने एमए की उत्तीर्ण परीक्षा की थी और मैं बेरोजगार था। रजनी प्रेस फोटोग्राफर है और चित्रकार भी। उसके छायाचित्र एवं तेल चित्र सम्मानित हो चुके हैं तथा प्रदर्शनी में अच्छे दामों में बिके हैं, आज भी बिकते हैं। मैंने कहा, उसने मुझे महसूस नहीं होने दिया था कि मैं बेरोजगार हूँ। उसे मुझ पर विश्वास था कि मैं जरूर सफल हो जाऊँगा। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी तो 5-6 साल की होगी? मैडम ने कहा। जी हाँ, आज उसकी 6ठी सालगिरह है। मैडम बोली, भाई
लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं दिखाई दे रहा जो मोक्ष देगा। मैडम, सिप्रा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही बेटा मानते हैं। यही कारण है कि सिप्रा 6 वर्ष की हो चुकी है और हमारी दूसरी संतान नहीं है। फिर देश की जनसंख्या हम युवा लोग नहीं रोकेंगे तो कौन पहल करेगा? सोचिए जरा। रजनी बोल पड़ी। मैडम मेरे पास कुछ देर बाद आई और मुझसे बोली, शशांक, रजनी नासमझ है, पुत्र तो बीज होता है, वंश रूपी फसल का, ये उसे पता नहीं है। मोक्ष पुत्र की ही दी हुई अग्नि से होता है, अन्यथा भटकते रहो प्रेत योनि में। न जाने क्या क्या सुझाव दिए, धर्मग्रंथों की टिप्पणियाँ, पुराणों की बखिया उधेड़ दी। मुझे लगा था कि मैडम अध्यापिका नहीं बल्कि कोई दकियानुशी पुराण विश्वासी पुरातन कर्मकांडी पुरोहित हो, जो अपने यजमान की बुद्धि के शल्य चिकित्सा पर कर रहा हो। पुत्रियां पराया धन होती है, एक न एक दिन उन्हें जाना होता है। हम तो उन्हें कर्ज मानकर पालते हैं, असली धन तो पुत्र ही होता है जो मोक्ष देगा। मुझे देखो शशांक, 39 वर्ष की होने वाली हूँ, 3 पुत्रियों की माँ हूँ, पुत्र नहीं है, बस यही कमी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र होगा, मुझे मोक्ष मिलेगी। तुम तो अभी जवान हो, रजनी की उम्र भी है, शशांक सोचो। और फिर भला एक पुत्र हो भी जाएगा तो देश पर कौन सा असर पड़ रहा है? मैं विस्मयकारी दृष्टि से मुक्तिवादी मैडम को देख रहा था। सोच रहा था कि पुराणों की पौराणिक कथाएं कितना अहित कर रही है वर्तमान का। मैडम को भी मुक्ति के जाल में उलझा दिया। मोक्ष ने होने के भय से कितनी ग्रसित है। जो सच्चाई है, वर्तमान की सच्ची खुशियां हैं, उन्हें भी दुत्कार रही है, उनका आनंद नहीं ले पा रही है। परलोक के भय से तिल तिल कर मर रही है, मौत से पहले ही। पुत्र की चाह ने इन्हें अंधा बना दिया है, माँ बाप को ही यजमान बना दिया है। गर्भ जहाँ से जन्म होता है नई कीर्ति का, उसे ही शमशान बना दिया है। पुत्र की चाह एक अनदेखे मोक्ष के लिए, परलोक के लिए। अफसोस, एक चाह में दूसरे का अंत, मानो वह हाड़ मांस से निर्मित गुड़िया न होकर लाल गर्म लोहे का टुकड़ा हो, जिसे देखते ही जलन पीड़ा का एहसास हो जाए। मनुष्य कितना संवेदनशील कलाकार है, जिसे अपनी जिंदा होने वाली कीर्ति को तोड़ने का अफसोस नहीं होता, किंतु चौराहों पर लगी मूर्ति तोड़ने का गम इतना होता है कि वो शहर में दंगे करवा देता है। मैं सोच रहा था, अब मुझे याद आया, जोशी नर्सिंग होम में मैडम का बीमारी से निपट कर आ रही हूँ जैसा वक्तव्य कह रहा था कि मैडम भी कातिल थी, जिन्होंने अपने साथ डॉक्टर को भी कातिल बना दिया था। उनके हाथ भी खून से लथपथ करवा दिए थे। ये कैसी मुक्ति की अवधारणा है? नारी ही नारी को निगलने के लिए तत्पर है। इस मुक्ति ने मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया था। पुत्र की चाह में अजन्मे की हत्या, मंदिरों में व्रत उपवास, मजारों और मस्जिदों में दुआ करना, ये कैसी परलोक की सोच है? और वास्तव में परलोक में भगवान पूछे, भक्त तू जाने अनजान जन्मों का ही कातिल है, तू नर्क में सड़ तो क्या होगा? एक की चाह में दूसरे का दमन, नारी मुक्ति की आदर्श काल्पनिक सोच यथार्थ के धरातल पर चोट खा रही है। यथार्थ भी कैसा, जो अनदेखा है। असलियत ये है कि आज जो पुत्र किसी की चाह में हत्यारा बन बैठा हो, वही पुरुष बनेगा। दहेज की मांग का उत्पीड़न करेगा या शराब पीकर जुआ खेल कर मानसिक प्रताड़ना देगा, वैश्या बनने में, बलात्कार में करने में योगदान देगा। फिर नारी मुक्तिवादी आंदोलन चलेगा, गृहिणियों को अलंकृत किया जाएगा। किंतु इन सब के बाद भी पुरुष मोक्ष देगा, पुत्र रूप में अंतिम अग्नि देगा, मोक्ष में सहायक होगा। किसी अनदेखे परलोक में ये मोक्ष की मृग तृष्णा है, परलोक की मरीचिका में ये कैसी मुक्ति की चाह है? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उभरते चले गए, जैसे चूल्हे में रोटियां पकाने के बाद तवे की निचली सतह पर जुगनू की तरह चमकते अग्निकण। ज्ञान द्वारा जिसके पाप धुल गए हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने वाले तन्मय हुए
उनमें स्थिर रहने वाले, उसी को सर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।